नमस्कार, आप देख रहे हैं एनवाई 24 हिंदी चैनल। आज की तारीख है 10 जुलाई 2026, दिन है शुक्रवार। नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अहम और बड़ी खबरों पर। सबसे पहली और अहम खबर की तरफ चलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की सोशल मीडिया पॉलिसी को सराहा और कहा कि हम भी आपसे सीख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 दिवसीय ऑस्ट्रेलिया दौरे पर है। इस दौरान उन्होंने 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन लगाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के फैसले की जमकर तारीफ की है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल स्पेस को सुरक्षित बनाना यंग यूजर्स की सुरक्षा के लिए ऑस्ट्रेलिया की कोशिशें भारत और पूरी दुनिया के लिए कीमती सबक हैं। उनके मुताबिक बच्चों के लिए एक सुरक्षित ऑनलाइन माहौल तैयार करने के लिए ऑस्ट्रेलिया के इस कानून और नजरिए से भारत बहुत कुछ सीख रहा है। मेलबर्न में आयोजित भारत ऑस्ट्रेलिया लीड्स समिट में पीएम नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रेलिया की जमकर तारीफ की। इस दौरान प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज भी उनके साथ मौजूद रहे। अब बात करते हैं तमिलनाडु के सीएम विजय की फिल्म जल नायकन 24 जुलाई को होगी रिलीज। 6 महीने के बाद सीबीएफसी ने दिया है सर्टिफिकेट। अभिनेता से राजनीति में आए तमिलनाडु के सीएम जोसेफ विजय की आखिरी फिल्म जन नायकन अपनी रिलीज की वजह से चर्चा में है। अब फिल्म को सीबीएसएफ की तरफ से हरी झंडी मिल गई है। सेंसर बोर्ड ने फिल्म जन नायकन को ए सर्टिफिकेट के साथ मंजूरी दे दी है। मेकर्स ने सेंसर बोर्ड की मंजूरी के तुरंत बाद फिल्म को 24 जुलाई 2026 को रिलीज करने की घोषणा कर दी है। करीब 6 महीने तक सिनेमा घरों में रिलीज का इंतजार करने के बाद अब फिल्म के लिए रास्ता साफ हो गया। सूत्रों ने स्क्रीन को पुष्टि करते हुए पहले बताया था कि सीबीएफसी ने विजय की इस फिल्म की समीक्षा प्रक्रिया पूरी कर ली है। सर्टिफिकेशन के लिए जरूरी बदलावों की सूची प्रोडक्शन टीम को सौंप दी गई है। अब यह फिल्म 24 जुलाई 2026 को रिलीज कर दी जाएगी। अगली बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां मुंबई की मूसलाधार बारिश ने कारोबार की थामी रफ्तार। हफ्ते भर में 1150 करोड़ का धंधा हुआ चौपट। मुंबई महानगर क्षेत्र में पिछले एक सप्ताह से जारी मूसलाधार बारिश ने जनजीवन के साथ साथ कारोबार की रफ्तार को भी धीमा कर दिया। जल भराव, परिवहन व्यवस्था बाधित होने से लोगों के घरों में रहने की वजह से उनका व्यापार, उद्योग, कपड़ा बाजार, लॉजिस्टिक्स समेत कई सेक्टर मिलकर करीब 1150 करोड़ रुपए का नुकसान झेल रहे हैं। व्यापारिक संगठनों के अनुसार औद्योगिक उत्पादन 40 से 60% तक प्रभावित हुआ है, जबकि खुदरा कारोबार को 350 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेलना पड़ा है। वहीं भिवड़ी से मुंबई के कपड़ा बाजार तक माल ढुलाई कारोबार बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। वहीं रेस्टोरेंट कारोबार की अगर बात की जाए तो लगभग 70% तक गिरावट दर्ज की गई है। व्यापारियों का कहना है कि अगर बारिश का यही हाल जारी रहा तो रोजाना 1000 से 1500 करोड़ रुपए तक के व्यापार पर असर पड़ सकता है। साथ ही सब्जियों और फलों की आवक घटने से बाजार में कीमतों पर भी दबाव बढ़ने लगेगा। अब बात करते हैं राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले की। तो राम मंदिर में चंदा गिनने वालों के लिए बदल दिए गए हैं भर्ती के नियम। अब हाउस कीपिंग स्टाफ करता था वहां चढ़ावे की गिनती। जानते हैं पूरी खबर इस बुलेटिन में। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की कथित चोरी मामले की जांच के दौरान गंभीर अनियमितताएं सामने आई हैं। जांच में खुलासा हुआ कि ट्रस्ट से जुड़े कर्मचारियों की भर्ती तय नियमों के बिल्कुल विपरीत की जा रही थी। आरोप है कि बैंक के एक चीफ मैनेजर ने 46 लोगों की सूची आउटसोर्सिंग कंपनी को भेजकर उनकी नियुक्ति कराने व वेतन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए थे। जांच में यह भी सामने आया कि आउटसोर्सिंग कंपनी से भर्ती करवाने के बजाय पहले कर्मचारियों का चयन किया गया, बाद में औपचारिकताएं पूरी की गई। सभी कर्मचारियों को हाउस कीपिंग स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया था, जबकि उनसे चढ़ावे की गणना का काम लिया जा रहा था। वहीं पुलिस को जांच के दौरान चंदे की कथित फर्जी रसीदें भी मिली हैं। पुलिस इन रसीदों की सत्यता पर जांच कर रही है और रिमांड पर लिए गए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि रसीदें किसने और कहां छुपवाई थी। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। रवनीत बिट्टू ने कहा कि पंजाब में 22 बम विस्फोटक हुए हैं और थानों पर भी हमले हुए हैं, तो जनता अपने आप को कैसे सुरक्षित महसूस करे। मोगा के सदन थाने पे हुए ग्रेनेड हमले के बाद केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू जब घटनास्थल का दौरा करने पहुंचे तो पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें बीच रास्ते पर रोक दिया। इस दौरान पुलिस और बिट्टू के बीच में तीखी बहस भी हुई, जिसके बाद वे अपने समर्थकों के साथ सड़क पर धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस ने उन्हें थाने तक जाने की अनुमति दे दी। थाना पहुंचकर बिट्टू ने पंजाब सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में लगातार हो रहे धमाकों और आपराधिक घटनाओं के बावजूद आरोपी पुलिस की पकड़ से बाहर हैं। बिट्टू ने कहा कि जब थानों पर ही हमले हो रहे हैं तो आम जनता खुद को सुरक्षित कैसे महसूस करेगी। केंद्रीय मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि पंजाब का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। सरकार सुरक्षा व्यवस्था संभालने में विफल रही है। उन्होंने पुलिस से दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने और कानून व्यवस्था को मजबूत
मजबूत करने की मांग की है। बढ़ते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। अमेरिका ने ईरान के सबसे बड़ी समुद्री बंदरगाह शहर को बनाया निशाना, तेहरान ने भी दी जवाबी कार्रवाई। अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव एक बार फिर से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिकी हमले में ईरान के होर्मजान प्रांत की राजधानी और प्रमुख बंदरगाह शहर बंदर अब्बास में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। मीडिया के अनुसार शहर में कई धमाकों की आवाजें सुनाई दी और आसमान में धुएं के गुबार दिखाई दिए। हालांकि किसी के हताहत होने की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जवाबी कार्रवाई में ईरान ने कुवैत, बहरीन और जॉर्डन की दिशा में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर निशाना बनाते हुए मिसाइल हमले किए हैं। जॉर्डन ने दावा किया कि उनकी वायुसेना ने कई मिसाइलों को हवा में नष्ट कर दिया, जबकि कुवैत में मलबा गिरने से एक व्यक्ति के घायल होने की खबर सामने आई है। इन घटनाओं के बाद पूरे पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ गया। दोनों देशों की सैन्य कार्रवाइयों ने क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर चिंताएं पैदा कर दी हैं। वहीं अगली बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है, जहां 12 जुलाई को 35 करोड़ पौधे लगाएगी योगी सरकार। उत्तर प्रदेश में 12 जुलाई को एक दिन में 35 करोड़ पौधे लगाने का महाअभियान चलाया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधरोपण करेंगे। इस दौरान प्रदेश के सभी मंत्री, जनप्रतिनिधि, विभिन्न आयोग के अध्यक्ष भी अलग अलग जिलों में पौधे लगाकर अभियान में भाग लेंगे। इस महाअभियान में केंद्र सरकार के कई मंत्री भी शामिल होंगे। जयंत चौधरी, जितिन प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, एसपी सिंह बघेल, बीएल वर्मा, अन्य केंद्रीय मंत्री विभिन्न जिलों में पहुंचकर पौधरोपण करेंगे। वहीं उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य झांसी, ब्रजेश पाठक लखनऊ में पौधे लगाएंगे। सरकार का उद्देश्य जन भागीदारी के साथ बड़े स्तर पर हरित आवरण बढ़ाना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है। अगली बड़ी खबर हिमाचल प्रदेश से आ रही है, जहां सुक्खू सरकार का व्यवस्था परिवर्तन हुआ है। हिमाचल में अब निर्देशालय से ही होंगे माइनिंग अफसरों के तबादले। हिमाचल प्रदेश की सुक्खू सरकार ने खनन विभाग में तबादला और तैनाती की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू कर दी है। नई अधिसूचना के आधार पर अब माइनिंग इंस्पेक्टर, असिस्टेंट माइनिंग इंस्पेक्टर और माइनिंग गार्ड के तबादले केवल निर्देशालय स्तर से और स्वीकृत रिक्त पदों पर ही किए जाएंगे। सरकार ने स्पष्ट किया कि किसी अधिकारी का कार्यकाल उनकी मूल नियमित तैनाती के आधार पर ही तय होगा। वहीं एक ही माइनिंग कार्यालय के क्षेत्र में फील्ड ड्यूटी के लिए तैनाती को तबादला नहीं माना जाएगा और इसके अधिकारी के कार्यकाल पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सरकार का कहना है कि नई व्यवस्था का उद्देश्य तबादला प्रक्रिया में पारदर्शिता को बढ़ाना, प्रशासनिक जटिलताओं को कम करना और कानूनी विवादों से बचते हुए अवैध खनन पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना है। वहीं अगली खबर फरीदाबाद से आ रही है। फरीदाबाद में 3 साल पुराना पुल धंसा, ट्रैफिक डाइवर्ट करना पड़ा, निर्माण गुणवत्ता पर भी उठे सवाल। हरियाणा में फरीदाबाद में आगरा नहर पर बना करीब 3 साल पुराना पुल अचानक धंस गया, जिससे सरकारी निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। राहत की बात यह रही कि हादसे में इस समय वाहन कोई नहीं था, पुल पर राहगीर मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। घटना के बाद पुलिस ने पुल को दोनों तरफ से बंद करके ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दिया। बताया जा रहा है कि पुल का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग ने करवाया था। घटना की सूचना विभाग के अधिकारियों को दे दी गई है। पुल की जांच व मरम्मत की जाएगी। स्थानीय लोगों ने निर्माण सामग्री की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। हादसे के बाद पुल निर्माण में लापरवाही, संभावित भ्रष्टाचार की जांच की मांग तेज होगी। लोगों का कहना है कि यदि निर्माण में गड़बड़ी पाई जाती है तो जिम्मेवार अधिकारियों और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ चलते हैं। दिल्ली दौरे पर सीएम धामी, रेल मंत्री से की मुलाकात, बुलेट पॉइंट्स में समझी वजह। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की है। इस दौरान राज्य में रेल अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण को लेकर, रेल संपर्क के विस्तार को लेकर और राज्य की अहम रेल परियोजनाओं को लागू किए जाने से संबंधित तमाम विषयों पर चर्चा की गई। सीएम ने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों, धार्मिक पर्यटन महत्व के साथ साथ जनहित की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तमाम प्रस्ताव केंद्रीय रेल मंत्री के समक्ष रखे। बैठक के दौरान सीएम ने कहा कि उत्तराखंड धार्मिक, संस्कृति और प्रकृति दृश्य से देश के प्रमुख राज्यों में से एक है। 4 धाम यात्रा, हरिद्वार, ऋषिकेश के धार्मिक स्थलों, योग व आध्यात्मिक पर्यटन, आगामी कुंभ 2027 के आयोजन के चलते हर साल देश विदेश से करोड़ों श्रद्धालु और पर्यटक राज्य में पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ती यात्रा संख्या और पर्यटन गतिविधियों को देखते हुए राज्य में आधुनिक, सुदृढ़, सुविधाजनक रेल नेटवर्क का विस्तार समय की आवश्यकता है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश में पूर्व कांग्रेस नेता राकेश यादव भाजपा में शामिल हुए। प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने बनाया प्रदेश प्रवक्ता। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पूर्व नेता राकेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया है। भोपाल पार्टी कार्यकर्ता में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और प्रदेश महामंत्री गौरव रणदिवे की मौजूदगी में उन्होंने
भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। भाजपा ने राकेश यादव को पार्टी में शामिल करते हुए प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी सौंप दी है। पार्टी नेतृत्व ने उम्मीद जताई है कि उनके अनुभव और संगठनात्मक क्षमता का लाभ भाजपा को जरूर मिलेगा। राकेश यादव पिछले हफ्ते की अगर बात की जाए तो कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा देकर चर्चा में आए थे। इंदौर की राजनीति में उनकी सक्रिय पड़क मानी जा रही थी। इस्तीफे के बाद उन्होंने जीतू पटवारी कांग्रेस नेतृत्व पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने पार्टी में पैसे लेकर पद बांटने जैसे आरोप भी लगाए। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी पर बिना पर्याप्त दस्तावेज के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि इसी वजह से पार्टी ने अपने नेताओं को टीवी डिबेट में जाने से रोका था। राकेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस में पदों का वितरण पारदर्शी तरीके से नहीं हो रहा। उन्होंने कहा कि पार्टी के प्रदेश नेतृत्व संगठन और कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि वर्तमान नेतृत्व के कारण प्रदेश में कांग्रेस लगातार कमजोर होती जा रही है। भाजपा में शामिल होने के बाद पार्टी ने उन्हें तत्काल प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेवारी दे दी है। दूसरी तरफ राजस्थान पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 500 करोड़ की साइबर ठगी का भांडाफोड़ किया गया। राजस्थान पुलिस की स्टेट साइबर क्राइम ब्रांच ने शेयर बाजार में निवेश के नाम पर देश भर में करीब 500 करोड़ रुपए की साइबर ठगी करने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश कर दिया है। मामले के मुख्य आरोपी युवराज सतीश को महाराष्ट्र के पुणे से गिरफ्तार किया गया। आरोपी फर्जी फाइनेंस कंपनियों के जरिए लोगों के दस्तावेज लेकर उनके नाम पर बैंक खाते खुलवाता था। ठगी की रकम को हवाला और क्रिप्टो करेंसी के जरिए विदेश भेजता था। जांच में खुलासा हुआ कि गिरोह व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर लोगों को शेयर ट्रेडिंग में भारी मुनाफे का लालच देता, थोड़ा मुनाफा दिखाकर बाद में भरोसा जीतकर बड़ी रकम निवेश करवाता था। फिर पीड़ितों को ग्रुप से हटाकर पूरा नेटवर्क गायब हो जाता था। पुलिस अब आरोपी के बैंक खातों, क्रिप्टो वॉलेट, वित्तीय लेन देन को फ्रीज करने की कार्रवाई कर रही है। साथ ही इस सिंडिकेट से जुड़े अन्य आरोपियों और हवाला नेटवर्क की तलाश जारी है। नजर डालते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। भारत की टेंशन बढ़ाएगा रूस, पाकिस्तान से करेगा सुरक्षा समझौता, पुतिन इस्लामाबाद पर मेहरबान है। रूस और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा सहयोग बढ़ाने की दिशा में एक अहम पहल हुई है। दोनों देशों के गृह मंत्रालयों ने सुरक्षा, आतंकवाद रोधी कार्रवाई, अंतर्राष्ट्रीय अपराध और क्षेत्रीय स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौता ज्ञापन को आगे बढ़ने पर सहमति जताई है। इसे दोनों देशों के संबंधों में एक नए अध्याय के रूप में देखा जा रहा है। माहिरों के अनुसार यह कदम रूस और पाकिस्तान के बीच बढ़ती रणनीतिक नजदीकी का संकेत है। अब तक रूस भारत के साथ अपने करीबी संबंधों के कारण पाकिस्तान से दूरी बनाए रखता था, लेकिन बदलते भू राजनीतिक हालात में दोनों देशों के बीच सहयोग बढ़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि भारत के लिए यह घटनाक्रम चिंता का विषय जरूर है, पर भारत लंबे समय से रूस का प्रमुख रक्षा साझेदार रहा है। ऐसे में रूस पाकिस्तान सुरक्षा सहयोग क्षेत्रीय शक्ति संतुलन और दक्षिण एशिया की सुरक्षा परिस्थितियों पर असर डाल सकता है। बढ़ते हैं इस बुलेटिन की अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। नए गैस कनेक्शन नहीं दिए जाने पर हाईकोर्ट सख्त, बीपीसीएल को जारी किया गया नोटिस। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने नए घरेलू एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं दिए जाने के मामले में भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड पीबीसीएल को नोटिस जारी करके 15 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। जबलपुर निवासी अनुकृति दीक्षित की याचिका में कहा गया कि सरकार की ओर से नए गैस कनेक्शन पर कोई रोक नहीं है, फिर भी कंपनी और उसके वितरण कनेक्शन देने से इनकार कर रहे हैं। सुनवाई के दौरान बीपीसीएल ने अदालत को बताया कि वैश्विक भू राजनीतिक परिस्थितियों के कारण एलपीजी की आपूर्ति सीमित हो गई है। इसी वजह से नए कनेक्शन अस्थायी रूप से रोक दिए गए हैं ताकि मौजूदा उपभोक्ताओं को गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित हो सके। हाईकोर्ट ने कंपनी को जवाब दाखिल करने के लिए 15 दिन का समय दिया है और मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह के बाद होगी। याचिका में कंपनी की कार्रवाई को एलपीजी आदेश 2000 के प्रावधानों के विरुद्ध बताया जा रहा है। इसी बीच नजर डालते हैं अगली बड़ी और अहम खबर की तरफ। तमिलनाडु और बंगाल में संगठन मजबूत करने में जुटी है कांग्रेस, मीर और जोशी के कंधों पर जिम्मेवारी है। कांग्रेस में तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के संगठन को मजबूत करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा रहा है। पार्टी ने तमिलनाडु की जिम्मेदारी गुलाम अहमद मीर और पश्चिम बंगाल की जिम्मेवारी प्रकाश जोशी को सौंप दी है। दोनों नेताओं के सामने आगामी स्थानीय निकाय चुनाव और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले संगठन को मजबूत करने की बड़ी चुनौती होगी। तमिलनाडु में कांग्रेस अब टीवीके के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का हिस्सा है और पार्टी राज्य में अपना जनाधार बढ़ाने की रणनीति पर काम कर रही है। वहीं पश्चिम बंगाल की अगर बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में कमजोर प्रदर्शन के बावजूद टीएमसी में आए राजनीतिक संकट को कांग्रेस अपने लिए अवसर मान रही है और खुद को मजबूत विपक्ष के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस नेतृत्व का कहना है कि दोनों राज्यों में संगठन विस्तार, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और जनता के मुद्दों को लेकर सक्रिय अभियान चलाया जाएगा ताकि आने वाले चुनावों में पार्टी बेहतर प्रदर्शन कर सके। ये थी अब तक की मुख्य और बड़ी खबरें। ऐसी और खबरें जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आपसे आने वाली खबरें मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सुरक्षित रहें, हम यही दुआ करते हैं। धन्यवाद।